हेलो। हेलो, नमस्कार। एक और एपिसोड में स्वागत है। एक हफ्ते बाद थोड़ा। हाँ, 10 दिन बाद। अच्छा, 10 10 दिन दिन बाद, बाद हाँ। एक हफ्ता हो गया वैसे तो। ठीक है। हमने एक हफ्ता मिस करा ना। तो हाँ, एक एक हफ्ते, हफ्ता मिस करा। एक ठीक। हफ्ते बाद ठीक। है ना, बिकॉज क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। हम्म। क्या कर- तो आज भी हम किताबों के साथ वापस आए हैं हम्म। और किताब पे चर्चा करेंगे। हम्म। तो शुरू कौन करेगा, बताओ? मैं कर लेता हूँ। ठीक है। तो इस हफ्ते जो मेरी रीड थी वो कंपैरेटिवली लाइट था। छोटी हम्म। किताब थी, साइज में छोटी। हम्म। तो ये छोटी किताब सी है, मतलब बड़ी साइज में छोटी किताब है। इसका नाम है आफ्टर डार्क और ये लिखी है हारुकी मुराकामी ने। कहने को ये 200 पेजेस की है, पर साइज इतना छोटा है तो 200 पेजेस है ही नहीं, ये 100 ही है। मुराकामी को परिचय की जरूरत है नहीं। हाँ, मुराकामी जिसको नहीं पता फिर भी हाँ, एक ठीक है। जापानीज ऑथर है और बड़ा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तरीके की राइटिंग हम्म। है। मैजिकल रियलिज्म और जापानीज हिस्टोरिकल फिक्शन तरीके का काम करते हैं। हम्म। ठीक है। और इनकी कहानियों को अगर पढ़ते हैं तो प्लॉट के लिए नहीं पढ़ते हैं कि बिल्कुल। कहानी में हुआ क्या, एक्चुअली पढ़ते हैं तो इसके लिए पढ़ा जाता है कि कहानी में थे कौन कौन, उन्होंने करा करा हम्म। इन्होंने वो जब वी मेट का जो गाना है, हम जो चलने चलने लगे लगे ये हैं रास्ते। रास्ते। तो जो उसकी अगली लाइन है कि मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, उसको थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले रखा है। हम्म। और इनकी पूरी किताबों का सार यही होता है हमेशा कि जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन में क्या सही रखा है। बात। और वैसे भी जर्नी ज्यादा हाँ, खूबसूरत होती है। क्योंकि इनकी किताब अगर आप सिर्फ प्लॉट के लिए पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारे प्लॉट होल्स मिलेंगे, हम्म। गलतियां मिलेंगी, कंक्लूजन नहीं मिलेगा और लगेगा ये तो गलत है एंडिंग, एक्चुअली फॉल्स एंडिंग, ये नहीं होना चाहिए मतलब। लिटरेरी ब्यूटी। हाँ, इसी यही है। हाँ, और है इनकी इनकी किताब में। गलतियों में इनकी खूबसूरती ये है कि ये ठीक गलतियां है। बहुत सारी करते हैं। ठीक बात। ठीक है। तो जो किताब है आफ्टर डार्क, तो अपने नाम से भी बता रही है कि आफ्टर डार्क, हम्म। अंधेरा होने के बाद, अंधेरे के बाद जब कुछ निकलता है हम्म। तो आवाज आती है चोर चोर। हाँ हाँ, वैसा कुछ है। वैसा वैसा है, हाँ। मतलब जो नाम है वैसे ही कुछ है। वैसा ही है। तो एक रात की कहानी है, दो लोगों की स्पेसिफिकली, ताकाहाशी और मारी। ठीक है, मारी एक लड़की है, ताकाहाशी एक लड़का है। हम्म। मारी एक डेनीज, एक रेस्टोरेंट होता है, जैसे मैकडोनल्ड्स होता है वैसे ही डेनीज होता है। हम्म। वहाँ पे बैठ के कुछ कुछ खा रही होती है, रात को 11:30 से कहानी चालू हो जाती है। ठीक। वो कुछ खा रही होती है, ये लड़का ताकाहाशी इसके पास पहुंच जाता है, इसके हम्म। सामने बैठता है। वो उसे पहचानती नहीं है, फिर ये बताने लगता है कि तेरी बड़ी बहन है एरी, हम्म। उसके साथ में उसके क्लासमेट था। फिर अपने बारे में बताने लगता है, फिर ये दोनों का परिचय होता है, फिर ये बातें करते हैं, फिर ये वहां से आगे कहीं जाते हैं। हम्म। और कहानी स्नोबॉल होते होते सुबह तक चलती है, सुबह 6 बजे तक। उसमें एरी के बारे में बहुत सारा सब प्लॉट है, एक चाइनीज लड़की का बहुत बड़ा सब प्लॉट है, हम्म। और एक वेरीटेक करके कंपनी, उसमें एक एम्प्लॉय है, उसके बारे में सब प्लॉट है। पर कंक्लूजन खास किसी का नहीं है। वो 3-4 लोगों का। 3-4 लोगों की कहानी है, हम्म। पर कंक्लूजन कोई खास नहीं है। जस्ट कहानियां हैं बहुत सारी उनकी, हम्म। जो सोचते क्या है रात के बारे में, वो क्या सोचते हैं, बस यही ठीक है। इस हाँ। किताब का सार हम्म। है। मतलब इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता हाँ। इस किताब के बारे में। और बट हाँ। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा ऐसे ध्यान आया हम्म। कि कहानी कंक्लूजन वैसे भी खूबसूरत नहीं होता है। हम कोई फिल्म देखते हैं जब, हाँ। तो जिस मोमेंट लड़का लड़की मिलते हैं, यूजुअली इंडियन मूवीज में, हाँ। है ना, उस समय से लेकर और जब वो फिर कभी कभी छुप के मिलते हैं, किसी दुकान हाँ। पे मिल गए, है ना, आई कांटेक्ट होता है, बातचीत होती है, हम्म। वो सब मजेदार होता है ना। आखिर में जब शादी हो जाती है तो फिर क्या? हाँ, सेम। शादी इन इटसेल्फ इज नॉट इंटरेस्टिंग ना। हाँ। पर जब वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते हैं, तो वो हाँ। प्रोसेस हाँ। खूबसूरत होता है। तो इस पर इस मुराकामी लिखता बहुत खूबसूरत है, और जो मतलब उनका राइटिंग स्टाइल है, और जो हम्म। प्रोज और जो छोटी छोटी कहानियां वो यूज करते हैं वो बहुत मजेदार होती है। जैसे एक कहानी है, इसमें किताब में छोटी सी 2 पैराग्राफ की कहानी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि दो लड़कियां हैं, हम्म। चल रही हैं सड़क पे, और वो पूछते हैं ऐसे कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अपनी जिंदगी में, हम्म। क्यों बार बार नौकरी बदलना, ये क्यों इतना रगड़ रहे हो खुद को, ऐसा क्या है, क्या मिलेगा। हम्म। तो वो एक कहानी सुनाते हैं, वो कहानी बहुत मजेदार है। सो तीन भाई हैं। ठीक हम्म। है। सो द थ्री ब्रदर्स फाउंड दैट द बोल्डर ऑन द शोर। अच्छा, तो क्या है कि एक शोर है, हम्म। किनारा समुद्र का, वहां पे एक बड़ा सा पत्थर पत्थर। पड़ा है। भगवान ने उनसे बोला है कि तुम इसे जहां तक लेके जाओगे हम्म। मैं तुम्हें वहां पे परमानेंट रहने का सब
तो वो दे दूंगा, अच्छा, और तुम वहाँ उस जगह पे जितने साल चाहो जी सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं। पत्थर को जहां तक लेकर हाँ, कोई जाओ। बहुत बड़ा पत्थर है, तीनों हाँ। भाइयों को धक्का देना है। हम्म तो बीच से एक पहाड़ ऊपर जाता है, और उस पहाड़ के ऊपर इन्हें धक्का लेके जाना है। तो पहला भाई है, 3 भाई हैं, तीनों भाई धक्का एक साथ देना चालू करते हैं। देते 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 एक भाई सीधा मतलब बिल्कुल पहाड़ के नीचे ही शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। बोलता है कि बस मैं यहाँ खुश हूँ, यहाँ पे समुद्र है, फल फ्रूट है, मैं खाऊंगा, खुश रहूंगा, बिल्कुल। कौन इतनी मेहनत करे ऊपर जाए। दोनों भाई कहते हैं ठीक है, तो भगवान उसे वहीं पे रहने का बसेरा दे देता है, वो वहाँ खुश रहता है। बाकी दोनों भाई पत्थर को ऊपर धक्का देते हैं। जब पहाड़ के मिड पॉइंट में हम पहुंच जाते हैं तो दूसरा भाई भी बोलता है कि अब मेरा हो गया है, ये पहाड़ का बढ़िया मिड पॉइंट है, यहाँ से नीचे जाना भी पास है, ऊपर आना भी पास है, और यहाँ पे खाने को फ्रूट वगैरह भी है ही, तो मैं यहीं खुश हूँ। तीसरा भाई कहता है ठीक है, वो फिर धक्का देना चालू करता है, वो धक्का देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, और वो अकेला ही पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है पत्थर लेके। अब वो जब वहां देखता है तो वहां पे सिर्फ बर्फ है और कुछ नहीं है, और वो वहां पे फिर भी खुशी खुशी रहता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे एल्गी खाता है खाने में, क्योंकि और कुछ उगता नहीं है, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है, वो फिर भी उधर खुश है। तो खुश क्यों है, जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि एक तरीके से कॉन्शियसनेस है, ये पहाड़ एक कॉन्शियसनेस का पहाड़ है। अच्छा, कोई बिल्कुल ही मटेरियल से जुड़ के खुश है, और कोई बिल्कुल टॉप पे भूखा प्यासा रह के वहां भी पहुंच के खुश सेटिस्फाइड है। है। हाँ, तो बस ये वैसे बहुत खूबसूरत बात है। देखो वो जो छोटा सा पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ो। आखिरी वाले के लिए, वो बता देता हूँ। देयर ही स्टॉप्ड एंड सर्वे द वर्ल्ड, टॉप पे पहुंच गए। नाउ ही कुड सी मोर ऑफ द वर्ल्ड देन एनीवन। दिस वाज द प्लेस ही वुड लिव, वेयर नो ग्रास ग्रू, वेयर नो bird flew. For water he could only lick the ice, and frost. For food he could only gnaw on moss. But he had no regrets, because now he could look out over the whole world. And so even today his great round boulder is perched on the peak of the mountain on an island in Hawaii. There's how the story goes. कि वो कॉन्शियसनेस पे इतना ऊपर पहुंच के खुश है कि वो अब एटलीस्ट पूरी दुनिया को एज अ खेल की तरह देखता है। इसमें थोड़ा सा मैं अगर कुछ ऐड करूँ, क्या? थोड़ा सा इसके विपरीत कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो, है ना। जैसे कॉन्शियसनेस का पहाड़ है, हाँ, तो उस पर मेहनत करके चढ़ गए ऊपर, और वहां मतलब उसको छू लिया पीक को, है ना, और फिर वहां खुश हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। पर जो यशोधरा और बुद्ध की कहानी है, अच्छा, तो जब बुद्ध वापस लौटते हैं तो यशोधरा उनसे यही सवाल तो करती है कि तुम इतनी मेहनत करके जिस पीक को छू कर आए हो, क्या वो मेरे साथ इस घर में मुमकिन नहीं था? तो बुद्ध कुछ नहीं कहते हैं, वो आंसरलेस हो जाते हैं, क्योंकि मुमकिन तो वहां भी था, उतना मेहनत करके वहां जाने की जरूरत नहीं थी। जो सत्य जंगल में उपलब्ध था वो सत्य घर में भी उपलब्ध था। ठीक है। तो यशोधरा का ये पॉइंट मुझे अच्छा लगता है कि जहां हो वहां भी रियलाइजेशन हो सकता है, वहां भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकती है। उसके लिए बहुत, पर हाँ, अलग अलग प्रोसेस है, लोगों का अलग अलग तरीका है पहुंचने का। तो ये मुझे लगा। ठीक है, एक और छोटा सा पैराग्राफ है जहाँ पे जो ताकाहाशी लड़का है वो ऑर्फन है। ठीक है, तो वो अपना ऑर्फन होने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताता है कि एक्चुअली होता क्या था मेरे साथ। एक शाम बताता है अपनी। वेल, once you become an orphan, you are an orphan till the day you die. I keep having the same dream. I'm 7-year-old and an orphan again, all alone, with no adults around me to take care of me. It's evening and the light is fading, and night is pressing in. It's always the same. In the dream, I always go back to being 7-year-old. कि जो वो अकेलापन महसूस होता है जब क्योंकि जब 7 साल का था इसके पापा जेल चले जाते हैं, इसकी माताजी का देहांत हो जाता है कैंसर से। तो कहता है कि जब भी अब भी मुझे रात को अकेले में यही फील होता है, वो टाइम याद आता है जब मैं 7 साल का था, घर में अकेला था, कोई मेरा ध्यान रखने नहीं था और अंधेरा होता जाता है। तो जो अकेलापन मुझे उस समय महसूस होता था वो अब भी, और एक बार आप अनाथ हो जाते हो तो हमेशा के लिए भूल जाते हो। और अच्छा, एक और है, जैसे ये कहते हैं कि मेमोरीज इंसान का फ्यूल है। एक्चुअली
फ्यूल इन द सेंस कि इंसान मेमोरीज को जलाता है, बार बार यूज करता है जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली ऐसे लिखा हुआ है कि that people's memory are maybe the fuel they burn to stay alive, whether those memories have any actual importance or not, it does not matter as far as the maintenance of life is concerned. They are all just fuel. Advertising film in the newspaper, philosophy book, dirty pictures in the magazine, a bundle of 10,000 yen bills. When you feed them to fire, they are all just papers. The fire isn't thinking, oh, this is Kant, or oh, this is the Jumari evening edition, or nice tits while it burns. To the fire, they are nothing but scraps of paper. It's the exact same thing. Important memories, not so important memories, totally useless memories. There is no distinction. They are all just fuel. क्या बात है है ना? बहुत बढ़िया। क्या कंपैरिजन क्या है फायर से और फ्यूल का? तो कमाल। ये मतलब मुराकामी का राइटिंग पढ़ने का मेन रीजन भी यही है कि वो जिस तरीके से लिखते हैं वो उसका तरीका बहुत मजेदार है। वो जैसे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वो मजेदार है। एक्चुअली वो सारा पैसा उसी का ही है। देखो जैसे कि एक और प्रसंग है आखिरी में वो किताब की कि वो एक लड़का और लड़की है। वो लड़की से पूछती है कि मैं भी इतनी खास नहीं हूँ कुछ, तू भी नहीं है, तो क्यों वो अभी भी मेरे से प्यार करता है, तो क्यों अभी भी कोशिश करता है, क्यों अभी भी इतना प्यार में पड़ा रहता है मेरे। वो जो फीलिंग है ना, वो जो बताता है कि क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक दिन होगा। तो वो बड़ा मजेदार है कि गुड क्वेश्चन। पहले वो लड़की पूछती है, बट व्हाई शुड यू बी इंटरेस्टेड इन मी? गुड क्वेश्चन। I can't explain it myself right this second, but maybe, just maybe, if we start getting together and talking after a while, something like Francis Lai's soundtrack music will start playing in the background, and a whole slew of concrete reason why I'm interested in you will line up out of nowhere. With luck, it might even snow for us. तो कह रहे हैं कि एक दिन मुझे लगता है ऐसा कोई मोमेंट आएगा कि जब मैं और तू साथ होंगे और एक कोई म्यूजिशियन है फ्रांसिस लाई, उसे गाने बजने लगेंगे बैकग्राउंड, वीर ज़ारा जैसा होगा, और उस दिन एकदम से मुझे सारा रीजन पता चल जाएगा क्यों मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या बात। पर हो सकता है उस दिन बर्फ भी पड़ जाएगा हमारे लिए। तुम्हें वीर ज़ारा का ख्याल आया? हाँ। मुझे एक रिसेंट फिल्म का ख्याल आया, थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है, कबीर सिंह। अच्छा। कबीर सिंह में वो लड़की जब पूछती है ना प्रीति, अच्छा शाहिद कपूर का नाम क्या होता है उसमें, मुझे कबीर सॉरी हाँ कबीर। तो प्रीति जब पूछती है कबीर से कि कबीर तुम मुझे क्यों प्यार करते हो, हाँ है ना, तो जब वो सवाल आता है तो कोई भी एक दर्शक ये सोचेगा कि लड़का यही कहेगा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, या तुम दिखने में बहुत अच्छी हो, या तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। पर वो जो कहता है वो बहुत अलग है। क्या? वो कहता है कि आई लव द वे यू ब्रीथ। अच्छा। फिर आगे बढ़ जाता है कह के। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर नहीं था ना, हाँ। ये कोई कैसे कह सकता है कि तुम जैसे सांस लेती हो ना वो मुझे पसंद है। हाँ मतलब एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि तुम बस एग्जिस्ट करती हो, हाँ, बस वही बिल्कुल। तो मिडनाइट सॉरी आफ्टर डार्क पढ़ सकते हैं, हर जगह मिलती है। तो बहुत अच्छी कहानी, एक अच्छा इंट्रोडक्शन है ऐसे। और एक और इसमें जो लिखने का तरीका है ना वो बड़ा कैमरा जैसा है। अच्छा। तो जिसे एक तो हर चैप्टर टाइम पे है कि 1156 चैप्टर के नाम, हर चैप्टर का नाम ऐसे है, 605, 606, 503 ऐसे करके हर चैप्टर का नाम है। तो रात बढ़ती जाती है, हाँ, तो टाइम के हिसाब से। और हर चैप्टर एक कैमरा है पूरी किताब में एक्चुअली। तो लिखा भी इसी तरीके से कि वी आर लाइक अ बर्ड फोकसिंग ऑन द वर्ल्ड, ऐसा। फिर हम क्लोज अप करते हैं और हम उसके चेहरे पे पहुंचते हैं। तो लिखा भी इसी तरीके से। ठीक। तो बड़ा फिल्म बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, जैसे स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं पर स्क्रीन प्ले को जैसे किताब बना दिया हो, तो बड़ा अच्छा है। पता नहीं फिल्म क्यों नहीं बनी अभी तक, पता नहीं, या फिर बनी ही होगी, मुझे पता क्या पता। हाँ अच्छी स्टोरी है, बननी चाहिए। नहीं, क्योंकि इसका लिखने का तरीका बड़ा फिल्मी है, ये पॉसिबल दिखती है ऐसा फिल्म। जैसे कुछ किताब होती है ट्रांसलेट करना उन्हें फिल्म में बड़ा मुश्किल होता है, ये तो लग रहा है लिखी इसलिए गई थी कि एक दिन फिल्म बनेगी। तो ये थी आफ्टर डार्क, पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, छोटी सी किताब है, हाईली रिकमेंडेड। ठीक। आज की जो दूसरी किताब है वो है द फाइनल फेयरवेल, अंडरस्टैंडिंग द लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ इंडियाज मेजर फेथ्स। ठीक। राइटर का नाम
मीनाक्षी दीवान ने इसे लिखा है, हार्पर कॉलिंस से छपी है। अच्छा। तो मीनाक्षी दीवान के बारे में थोड़ा बात करें तो जेएनयू से पीएचडी है वो पब्लिक हेल्थ में। अच्छा, ठीक है, और एमफिल भी जेएनयू से ही है पब्लिक हेल्थ में। क्या बात है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हाँ। मुझे ये किताब, हालांकि मैंने ये किताब पूरी ही पढ़ी है, आधी ही पढ़ी है, तो अभी चल रही है किताब। तो मुझे ये किताब पढ़कर एक और ख्याल आया कि अनुभव भी आविष्कार की जननी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि किताब के पहले पन्ने पे ही मीनाक्षी जी कहती हैं कि मेरे पिताजी की उनका देहांत 2019 में हो गया। तो उसके पहले मैंने हमेशा सेकंड हैंड देखा था लास्ट राइट्स को, पर क्योंकि जब मेरे पिताजी मरे तो मैंने फर्स्ट हैंड अनुभव किया इन सब चीज़ों को कि क्या रिचुअल्स कैसे होते हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो उस अनुभव से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इस पर एक किताब लिखनी चाहिए बहुत डिटेल में, कि इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, अलग अलग फेथ सिस्टम्स हैं, उनमें क्या होता है जब कोई मर जाता है। अच्छा। तो राइट फ्रॉम द मोमेंट कोई मरता है और उसके बाद क्या क्या, जैसे बॉडी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाँ। प्रोसेशन कैसा होता है, हाँ। फ्यूनरल कैसा होता है, उसके बाद क्या फॉलो होता है ना, वो सब कुछ है डिटेल में। लगभग सबके, हिंदू के बारे में है, इस्लाम के बारे में है, सिख के बारे में है, ईसाइयों के बारे में, ज़ोरास्ट्रियंस के बारे में, पारसी, मतलब पारसी। हाँ, तो ये सब कुछ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा है तो वैसा ही, मतलब रिसर्च्ड बुक है कि इसमें कुछ भी फिक्शन तो है नहीं। हाँ। तो ये है, जैसे इसमें एक मेजर शुरुआत में ही जो मुझे मिला था, कि जो मुझे अच्छा लगा था कि बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड वर्क है जो ये सब काम करते हैं। हाँ। है ना, समाज में जो ये काम करते हैं, लाशों को जलाना, मतलब लास्ट राइट्स करना, लास्ट राइट्स वाले, दफनाने वाले। हाँ। वो जो लोग हैं उनका काम बहुत ऐसे अप्रिशिएटेड नहीं है। हाँ, तो ये बात ठीक लगा था मुझे। बाकी अच्छी किताब है, मतलब ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। जैसे अगर हिंदुइज्म की बात हो रही है तो मुश्किल से 10 पन्ने में समेट दिया है। अच्छा। मेजर बातें करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, अगर कुछ लॉजिक है उसके पीछे तो दे दिया है। अच्छा। वरना ये लिख दिया है कि इन्होंने ये कहा। अच्छा। जैसे पंडित जी ने ये कहा। अच्छा। तो जो कहा वो लिख दिया है ना। जैसे इसमें शुरू में ये कहती हैं कि जो कर्मकांड में शादी भी आता है, कर्मकांड में श्राद्ध भी आता है, कर्मकांड में सब कुछ होता है, पर हिंदुओं में जो कर्मकांड के पंडित होते हैं शादी वाले, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं उन कर्मकांडियों से जो श्राद्ध कराते हैं। हाँ, है ना, जबकि इसका कोई रीजन ऐसे समझ नहीं आता है। हाँ। मतलब डेथ को ही बहुत वो मान लिया है, खराब अपशगुन मान लिया है। तो उसके साथ जो पंडित जुड़े हैं उन्हें भी ऐसे नीचे दृष्टि से देखते हैं। अच्छा। कि ये, हाँ, ये तो मैंने भी सुना, निम्न कोटि के पंडित हैं ये। हाँ। उनके लिए एक अलग अजीब वर्ड यूज होता है, लोग आमतौर पे करते हैं, महापात्र कहते हैं उन्हें। मेरे यहाँ पे अलग यूज होता है जो मैं बता रहा हूँ। वो तो अच्छा नहीं है वैसा वर्ड, वो उन्हें गंदा पंडित कहते हैं। गंदा पंडित, बुरा पंडित है, बुरा पंडित कहते हैं। और हमारे यहाँ भी वहाँ पे मतलब इस तरीके से होता है कि इवन उनके, ये बड़ा अजीब है कि मतलब वो ब्राह्मण है, होना तो उन्हें सुपीरियर है, वैसे मतलब सामाजिक जो होता है उसमें तो जो जातिवाद में मानते हैं उनके लिए तो वो सुपीरियर है, पर उनके अगेंस्ट अलग डिस्क्रिमिनेशन होता है कि तो जैसे मान लो ब्राह्मणों को खाना देते हैं ना अलग अलग अवसरों पे, जैसे बाइक आ गई तो कुछ दे दिया, गाड़ी खरीद ली तो कुछ दे दिया, तो उनको नहीं देते उस टाइम पे, क्योंकि ये तो श्राद्ध वाले पंडित हैं, वो वाले पंडित हैं, तो इनको नहीं ये। हाँ, तो एक अलग डिस्क्रिमिनेशन है उनके लिए। समाज अजीब लगता है कि हम लोग, पता नहीं, हम एज अ सोसाइटी पूरी कोशिश करते हैं कैसे न कैसे करके उस डिस्क्रिमिनेशन करते रहे पूरा दिन। बिल्कुल। जबकि डेथ अपने आप में कुछ बहुत अपशगुन या बहुत खराब नहीं है, मतलब नेचुरल चीजें सबकी होती है। मतलब एक छोर बर्थ है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, दूसरा छोर डेथ है तो उसको बिल्कुल ही है ना बुरी नजर से देखते हैं। ऐसी बात हो गई कि नदी के इस छोर को बहुत खूबसूरत कह रहे हैं और उस छोर को बहुत बदसूरत कह रहे हैं। क्या बात, दोनों ही नदी के छोर हैं। तो खैर, और इस वजह से बदसूरत कह रहे हैं क्योंकि वो समुद्र में गिर रहा है पानी। हाँ, क्या पता, जबकि ज्यादा खूबसूरत है वो समुद्र में गिरना, है ना, नदी का अस्तित्व तो बड़ा हो गया। तो ये है। बाकी धीरे धीरे अगर मैं भी आगे बढ़ूंगा तो शायद बहुत कुछ पता चलेगा। अभी कोई ऐसा फैक्ट वगैरह कुछ कहानी? हाँ, जैसे एक फैक्ट, कहानी तो नहीं है, कहानियां बहुत कम है। अच्छा।
कहानी में शुरुआत में एक ये है कि जब ये पहली बार गई थी किसी उससे जो लास्ट राइड कर रहा था, तो उसने बहुत अजीब ढंग से इनका स्वागत किया, कहा कि हाँ हाँ पूछो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्या पूछना है। ये लाइन लिखी है, पूछो जो सवाल पूछना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। पता नहीं क्यों है ये कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी, हालांकि उसको ये कहने की क्या जरूरत है कि किसी से डरता नहीं है ना। तो थोड़ा सा अजीब है। अच्छा, एक और बहुत जो कॉमन बात है, बहुत नया चीज नहीं है जानने के लिए, वो ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है लास्ट राइट्स में। अच्छा। इस्लाम में भी, हमारे हिंदुइज्म में भी है ना, कि औरतें नहीं जाएंगी फ्यूनरल, क्रिमेशन लैंड पे औरतें नहीं जाएंगी, मर्द ही जाएंगे लेकर। क्यों है ऐसा पता नहीं है, पर है। तो इसमें भी इस बात का जिक्र है कि इस्लाम में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस्लाम में ये बिल्कुल ही मनाही है इस बात की कि कोई औरत जाए। अच्छा, इस्लाम में एक बहुत खास इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई मर्द मरता है आदमी, तो उसको 3 पीसेस ऑफ क्लोथ में रैप करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई औरत मरती है तो उसको 5 पीसेस ऑफ क्लोथ में रैप करते हैं। क्यों? एक एक्स्ट्रा पीस सर पे बांधते हैं और दूसरा पीस शायद ब्रेस्ट के आसपास या ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो 5 पीस। कोई रीजन वगैरह नहीं है? रीजन ये शायद, हाँ वैसे चलो, रियल मतलब जो होता है ना, एक तो फैक्ट मतलब रीजन और एक होता है कि माइथोलॉजिकल रीजन, हाँ है ना, या फिर बिलीफ वाला जो रिलीजियस रीजन होते हैं, कम वो थोड़ा एलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि वो कहानी बड़ी मजेदार होती है है ना। क्या पता आगे इनकी किताब और आए तो हाँ हो सकता है। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं इन्होंने हिंट दिया है कि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे एलैबोरेट करूंगी। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत इंट्रोडक्शन टाइप है। अच्छा। और हाँ, और तीसरा ये कोई मार्टियर जब होता है, जब कोई पता नहीं जिहाद सही होगा कि नहीं शब्द, जिहाद भाई वॉर होती है ना। हाँ, तो जब जिहादी जो होते हैं वो जब मरते हैं तो उनकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, ना उनकी बॉडी को वॉश किया जाता है, अच्छा, जो कि नॉर्मली होता है, अच्छा, ना उनकी बॉडी के क्लोथ्स को बदलना, मुस्लिम्स में इस्लाम में, अच्छा, तो उनके शरीर को धोया नहलाया नहीं जाता, उनके कपड़े नहीं बदले जाते, अगर कोई वुंड है तो उसे साफ भी नहीं किया जाता, जैसे मरे हैं वैसे ही दफनाया जाता है। अच्छा। जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी को धोया जाता है, वुंड्स को साफ किया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, और मार्टियर्स के साथ ऐसा नहीं, वो जैसे मरते हैं वैसे दफनाते हैं। मतलब क्या पता वो गौरवान्वित होते हैं इस बात से कि वो जो करके मरा है वो उसके साथ ही जाए, उसको हम धो के खत्म क्यों कर दें कि, है ना, ऐसा होता है ना। छाती पे गोली खाई है किसी वॉरियर ने, तो उसको साफ क्यों कर दें? वो तो गर्व है उसका कि, है ना, चाहे किसी भी तरीके का युद्ध, हाँ किसी भी, हाँ गलत भी हो, वो सही भी था, ठीक है। तो ये है। और हिंदुइज्म में तो कुछ खास नहीं है। सिखिज्म में मुझे एक सिखों में मिला था एक खास बात, जो मैं कह भी रहा था। हिंदुइज्म में खास का बात ये भी है नहीं, हमें पता है ना, हमें सब पता है, हाँ, हम बचपन से वो सब सुनते देखते आ रहे हैं, तो इसलिए कुछ खास नहीं लगा। दूसरे धर्मों को पढ़ने में खास लग रहा है क्योंकि पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि देखा भी नहीं है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिखों का पढ़ रहा था मैं, तो पता चला कि वहां मॉर्निंग बिल्कुल वो होती है, मनाही है कि बहुत दुख नहीं मनाना है। अच्छा। बहुत मौन नहीं करना है कोई मरा है तो, अच्छा, जितना कम से कम हो सके, शुभ नहीं है मौन करना, ठीक है। अच्छा। दूसरा ये कि जो वो 5 केस होते हैं, जो तुमसे भी एक बार डिस्कशन हो रहा था, 5 का, कच्छ, हाँ, कच्छ, कौम्ब, कंघा, कड़ा, कच्छा, हाँ, किरपाण, केश, हाँ, तो इनमें से एक को सिर्फ स्पेसिफिकली मेंशन किया है, कच्छा को, कि अगर उसके बगैर कोई सिख मरता है तो बहुत बुरा माना जाता है, उसको फिर वो नहीं, क्या नहीं मिलता, सैल्वेशन नहीं मिलता उसको, हाँ, उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो एक ये बड़ा अजीब लगा पढ़ के मुझे। बाकी उनमें खाना वितरण का बहुत प्रचलन है, बहुत उसको अच्छा मानते हैं कि कोई मरा है तो जितना हो सके, डेज फिक्स्ड नहीं है कि जैसे हमारे में 14 दिन, 12 दिन, 10 दिन सब में होता है, उनमें ये लिखा है कि उनमें डेज फिक्स्ड नहीं है कहीं भी। अच्छा। अपनी शक्ति के अनुसार जब तक खिला सको लोगों तब तक खिलाओ। क्या बात है। 10 दिन, 100 दिन, 1 साल, जब तक तुम्हारी क्षमता जितनी है उतना खिलाओ, क्योंकि खिलाना बहुत शुभ है। ये शायद रिफ्लेक्ट भी होता है हमें बाकी प्रैक्टिस में कि खिलाना बहुत शुभ है वहाँ। खिलाने को वो अपना पहला धर्म मानते हैं, पेट भरना लोगों का, जो कि ठीक बात भी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, जहाँ पे वैसे यहाँ पे इतने लोग भूखे होते हैं। और कुछ तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, पर अभी के लिए तो शायद इतना ही है।
हाँ, एक और चीज में नहीं है कि पेंडेमिक में जो डेथ्स हुए हाँ। वो कैसे नॉर्मल डेथ से अलग थे। अच्छा। जैसे अमूमन जब कोई मरता है तो जो कल्चर है हाँ, जो उसके इर्द mourning वगैरह गिर्द जो होती है वो सब बहुत प्रोसेस से किया जाता है, बहुत धैर्य हाँ। के साथ, और हर चीज को फॉलो करते हैं, Step by step। हर नियम को स्टेप बाय स्टेप। पर पेंडेमिक में कैसे इन सब की धज्जियां उड़ गई, है ना। तो उसका क्या असर पड़ा रिलीजन्स पे, लोगों के थॉट पे, वो भी है इस किताब में। मास ग्रिव्स वगैरह के बारे में हाँ। बताओ। तो वो अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ वहाँ। वो शायद बर्थडे कुछ अलग हो। शायद वो लोग हाँ, क्योंकि मैंने तो शायद पेंडेमिक में किसी फ्यूनरल में पार्ट नहीं लिया ना। नहीं, मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली अब पेंडेमिक में किसी की डेथ हुई थी फैमिली में तो क्या करते थे। हो सकता है इंटरेस्टिंग वो एक्सपेक्ट हो। बाकी एक चैप्टर जो मैंने पढ़ा तो नहीं है पर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं वहाँ रहा भी हूँ, बनारस। तो उसमें लिखा है कि बनारस डेथ टूरिज्म, सिटी ऑफ टूरिज्म ऑफ डेथ, ऐसा कुछ है ना। तो वहां जो जाएगा वो भी उसको दिखेगा कि कैसे वहां डेथ को सेलिब्रेट करने का घाट। हाँ, वो इकलौता शहर मुझे मिला आज तक जहाँ डेथ को ऐसे सेलिब्रेट करने से कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब जब मजाक चल रहा है उनका बस चले तो अर्थी को बीच में रोक के पान खाने लग जाए कि अच्छा 2 खिले पान लगाओ, चलिए तो चले गए, अब देर से चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरह का है वहाँ कुछ सिस्टम, वहाँ डेथ को बहुत सीरियस नहीं लेते। मणिकर्णिका पे जाओगे तो जो लोग लेकर आते हैं ना, वो लाइन लगती है ना वहाँ बॉडीज की। हमेशा 10 12 15 बॉडीज जल रही हैं तो लाइन लगी है, तो तुम्हारी तीसरी है जैसे, तो तुम रख दिया। तो वहाँ खड़े नहीं रहते हैं रख के कि दुख मना रहे, नहीं, बगल में चाय की दुकान है तो उसी में 2 कहते हैं, कह रहे चलो चाय पी ले जाओ। तो चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जब नंबर आता है तो बढ़िया जाते हैं अपना जलाते हैं कि अच्छा नंबर आ गया। तो इस तरह का है वहाँ कुछ। वहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि तू नहीं बताया था शायद ये जोक कि जब लोग चाय पी रहे होते हैं साथ में डेड बॉडी रखी थी तो पूछ ले इनसे पीवा, हाँ ऐसे पूछ लेते हैं, बॉडी से पूछ लेते हैं कि चाय चली। तो वहाँ बहुत अलग है, वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है। हाँ, पर क्योंकि उन्होंने इतना देखा है। हाँ, हर रोज दिन में 100 डेथ्स उनको देखना है ना, उनके लिए कोई कितना ही आदमी कितना इंसान सीरियस कब तक सीरियस रहोगे। कर ले। तो वो उनके लिए एक नॉर्मल डे प्रैक्टिस हो गई है कि डेथ ठीक है। वो संजय मिश्रा भी एक लर्निंग टॉप पर इंटरव्यू में बताते हैं ना कि इतनी पतली गली है ना, उसी गली में एक पान की दुकान भी है, मतलब एक आदमी ही जा सकता है, उसमें एक पान की दुकान भी है। तो जब पान खरीद रहे होते हैं तो बीच में एक बॉडी भी आ जाती है उसी में, तो तुम कहाँ जाओगे बच के, है ना। तो शायद कोई लस्सी वस्सी का किस्सा बता रहे थे कि हम लोग रात को 2 बजे गए थे लस्सी वाले के, पतली सी गली है, उन्होंने कहा कि लस्सी उसी पिलाओ कुछ है, तो उसने कहा हाँ 2 बची है, हम 3 लोग थे तो 2 लिए। तो ऐसे नहीं होता है कि अरे पहले आप पी लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो ये कर रहे थे 2-3 बार, पहले आप, तब तक एक बॉडी बीच से निकली, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जब बॉडी के आगे चलते हैं वो लोग ऐसे कुछ फेंकते रहते हैं ना बॉडी पे, फूल या लावा, है ना ऐसे, तो वो लस्सी में आगे गिर गया। तो अब कह रहे हैं कि अब इसे कौन पिएगा। तो अब कह रहे हैं कि अच्छा आप तो छोड़िए, अब आप ही पी लीजिएगा, दुकान वाले को या किसी और को बेच दीजिएगा। तो अब बॉडी के साथ जो फूल उसमें आगे गिर गया, तो बहुत मजेदार है वहाँ। खैर हाँ, तो आज के लिए इतना ही। 2 किताबें, 2 किताबें, द फाइनल फेयरवेल एंड आफ्टर डार्क। पर दोनों का टाइटल बड़ा एंड से रिलेटेड है, फाइनल फेयरवेल और आफ्टर डार्क, बिल्कुल। दोनों पास्ट टेंस। ठीक है।